नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है साथियों हम पढ़ेंगे एल्टन मेयो का मानवीय संबंध सिद्धांत। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको पूरा जो प्रशासनिक चिंतक है उनके बारे में एक ब्यौरा भी दे देता हूँ। आप उसमें तनाव ना लें। वैसे एल्टन मेयो का जीवन काल 1880 से 1949 है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन साथियों, हम पूरा एक बार प्रशासनिक जो चिंतक हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चिंतक हैं, क्या क्या चाहते हैं भोलेनाथ का जो है प्रशासनिक चिन्ह। प्रिय साथियों, लोक प्रशासन में जितने भी विचारक हैं उनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, सेम मोहब्बते पिक्चर की तरह। जैसे मोहब्बते पिक्चर में तीन पात्र थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। उसी तरीके से देखा जाए पब्लिक एड में भी तीन श्रेणियों के विचारक हैं। पहले वे विचारक जो अमिताभ बच्चन जैसी भूमिका निभाते हैं, जिन्हें कह सकते हैं हम परंपरागत विचारक। ये परंपरागत विचारक एक्स थ्योरी पर बल देते हैं। एक्स थ्योरी, एक्स का मतलब है ये अनुशासन, नियंत्रण की बात करते हैं और कहते हैं मानव अपनी प्रकृति से नैतिक प्राणी है, दुर्गुणी प्राणी है, ऐसा मानते हैं और अनुशासन और नियंत्रण पर ज्यादा बल देते हैं। तो एक्स थ्योरी का मतलब भी सीधा सा है डरा कर काम चलाना। वैसे भी क्रॉस का निशान बिजली के खंभे, मीटर पर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर पर लगा रहता है, तो उसमें डरा कर ही काम चलाया जाता है। तो परंपरागत विचारक हैं जो इस श्रेणी में कौन कौन से विचारक आएंगे तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो इस श्रेणी में कौन कौन से विचारक हैं? लूथर गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल और टेलर को भी विद्वान इधर ही रखते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, फ्रेडरिक टेलर जो हमने पढ़ा था वो भी इधर ही रखा जाता है। तो फ्रेडरिक टेलर ये भी इधर ही रखा जाता है। तो ये अनुशासन, नियंत्रण, आदेश की एकता, यानी कि परंपरागत संगठन के नियमों पर बल देते हैं, तो संगठन के औपचारिक संगठन पर ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी श्रेणी के जो विचारक हैं वो हैं आधुनिक विचारक। आधुनिक विचारक जो हैं ये वाई थ्योरी की बात करते हैं। वाई का मतलब है मानव को अच्छा प्राणी मानते हैं और कहते हैं कि बेसिकली वाई थ्योरी में आस्था रखते हैं, वाई सिद्धांत में। तो ये नियम कौन से अपनाते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस श्रेणी के विचारक कौन कौन से हैं आप पूछेंगे तो इस श्रेणी में आएंगे मैकग्रेगर, अब्राहम मेस्लो, हर्जबर्ग, फ्रांसिस लिकर्ट, आर लिखकर लिख देते हैं। ये सब वाई सिद्धांत के अनुसार चलने वाले हैं। यानी कि ये बिल्कुल जो है शाहरुख खान वाली नीति अपनाते हैं, मोहब्बते पिक्चर की वही नीति अपनाते हैं। तीसरी श्रेणी के जो विचारक हैं वो हैं नवशास्त्री विचारक। ये नवशास्त्री विचारक क्या है, दोनों की बात करते हैं, एक्स प्लस वाई की। तो साथियों ये ध्यान रखना है। लेकिन ये वाई को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? वाई को ज्यादा। कहते हैं अंतिम विकल्प के रूप में हमें एक्स का नियम अपनाना चाहिए, वैसे वाई की नीति अपनानी चाहिए। इसमें बेसिकली आते हैं एल्टन मयो, एमपी फेलेट, इधर आते। यानी कि इनका कहना है कि हमें जहां तक संभव हो कि वाई थ्योरी की नीति अपनानी चाहिए, अंतिम विकल्प के रूप में ही एक्स थ्योरी का पालन करना चाहिए। तो अब ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई कि बेसिकली परंपरागत विचारक कौन से हैं जो बेसिकली पद सोपान पर आदेश की एकता, निर्देश की एकता, नियंत्रण के क्षेत्र की बात करते हैं। वह लूथर गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टिलर, ये सब इधर आएंगे। और दूसरी ओर वो विचारक हैं जो नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार, सहभागिता पर बल देते हैं। विचारक कौन से? मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, हर्जबर्ग, आर्लिकट। तीसरा नवशास्त्री विचारक हैं जो दोनों की बात करते हैं लेकिन वाई को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ज्यादा ध्यान इनका नेतृत्व, अभिप्रेरणा, संचार, सहभागिता पर है। इस श्रेणी में विचारक जो है एल्टन मेयो और एमपी फोलेट को रखा जाता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि लोक प्रशासन में ये तीन श्रेणियों के विचारक हैं। ये बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय भी मोहब्बते में बेसिकली अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों
में आस्था रखती है, लेकिन अंतिम जीत शाहरुख खान की कराती है। तो ये छोटी-छोटी बातें जब आपको ध्यान रह जाएँगी, बेसिक याद रह जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम एल्टन मेयो पढ़ रहे हैं, तो ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एल्टन मेयो एक नवशास्त्रीय विचारक हैं, जो x प्लस वाई दोनों पर बल देते हैं, लेकिन y को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि कहीं न कहीं उनका जो मानना है, मानव अपनी प्रकृति से अच्छा प्राणी है, ऐसा वो मानते हैं। अंतिम विकल्प के रूप में ही एक्स अपनाने की बात करते हैं। सामान्यतः वाई थ्योरी से चलते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। अब साथियों हम चलते हैं एल्टन मेयो पर। तो एल्टन मेयो नवशास्त्रीय विचारक हैं, इतना मैंने आपको बता दिया। इनका जीवन काल 1880 से 1949 तक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अब दोबारा से मैं रिमाइंड करा देता हूं। ये मूलतः ऑस्ट्रेलिया के थे इनकी, लेकिन कर्म भूमि जो थी वो अमेरिका थी। अब ये बात भी ध्यान रखना है कि ये मूलतः कहाँ के थे। ये मूलतः ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन कर्म भूमि क्या थी, अमेरिका। ये बात भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इनको मानव संबंध सिद्धांत का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव संबंध सिद्धांत का जनक, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का जनक कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सामाजिक मानसिक संतुष्टि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। ये मानव को मूलतः अच्छा प्राणी मानते हैं, ये भी आपको मानना चाहिए। यानी कि वाई थ्योरी को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको, वाई को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यानी कि अभिप्रेरणा, संचार, नेतृत्व, इन पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, सहभागिता पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जब आपको ध्यान रहेंगी तो आप आसानी से काम भी कर लेंगे। अब इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, वो पुस्तकें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक इनकी जो पुस्तकें कौन कौन सी हैं तो वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले एक किताब थी डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम। तो चलते हैं साथियों, इनकी बुक्स देखते हैं, क्योंकि मित्रों क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये गारंटी नहीं देते। पहली जो इनकी बुक्स है वो कौन सी है, डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम। चलो, डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम। ये बुक आपको ध्यान रहनी चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो ये किताब आपको पता भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इन सोशल फ्रीडम। दूसरी किताब जो है द ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो दूसरी किताब कौन सी है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, द ह्यूमन प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तीसरी किताब इनकी जो है कि बेसिकली द सोशल प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो बेसिकली सेम है, द सोशल प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो सेम शब्द है। चौथी किताब है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी सेम है।
ये 4 बुक्स हैं इनकी, डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम, द ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, चौथी है द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनमें बेसिकली द ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें बेसिकली मानव संबंध सिद्धांत का वो ज़्यादा, द सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मानव संबंध सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन मित्रों इन्होंने प्रयोग किए थे, अनेक प्रयोग किए थे। उन प्रयोगों में जो महत्वपूर्ण प्रयोग हैं तो उसमें मैं 3 भागों में बांटता हूं। तो इसमें पहला प्रयोग तो इन्होंने जो किया था कपड़ा मिल में किया था, फिलाडेल्फिया की कपड़ा मिल में। ध्यान रखना है साथियों को, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे ध्यान रखना, क्योंकि इनके प्रयोगों से क्वेश्चन आता है। फिलाडेल्फिया कपड़ा मिल में किया था। दूसरा उन्होंने हाथरोन नगर, अमेरिका का जो हाथरोन नगर था, तो हाथरोन प्रयोग किया उसके में वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, तो हाथरोन प्रयोग। तीसरा इसने उद्योगों में अनुपस्थितिवाद के नाम से हवाई उद्योग में काम किया था, हवाई जहाज बनाने वाली उद्योगों में अनुपस्थितिवाद के नाम से। ये हवाई जहाज निर्माण वाले उद्योग थे, तो हवाई जहाज एक निर्माता कंपनी थी उसमें किया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। मेन जो प्रयोग हैं उनके हाथरॉन प्रयोग हैं। हाथरॉन प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, जो हाथरॉन नगर अमेरिका में किए गए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, ये आपको पता रहना चाहिए। अब इन प्रयोगों को कहाँ रखा गया है सुरक्षित, किसमें वर्णन है, ये भी थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। ये जो हाथरॉन प्रयोग मेन प्रयोग हैं, ये विलियम जे डिक्सन की पुस्तक थी मैनेजमेंट वर्क, उनमें विस्तार पूर्वक चर्चा मिलती है। तो इन हाथरॉन प्रयोगों की चर्चा किसमें है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चर्चा है विलियम जे डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्क। अब ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हाथरॉन प्रयोग की चर्चा निम्न में से किस पुस्तक में, तो विलियम जे डिक्सन की पुस्तक है मैनेजमेंट एंड वर्क में इनका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। कौन सी कंपनी में किए गए, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अमेरिका में किए गए, कौन से नगर में किए गए, हाथरॉन नगर में किए गए। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। फिलाडेल्फिया था जो प्रयोग था वो कपड़ा मिल को लेकर था, वो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। फिर हाथरॉन प्रयोग ध्यान रखने हैं, फिर उद्योगों में अनुपस्थितिवाद ध्यान रखना है, और इनके बारे में चर्चा विलियम जे डिक्सन वाली पुस्तक में है। अब धीरे धीरे जो इनके प्रयोग हैं, अब इन पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो भाई फिलाडेल्फिया कपड़ा मिल वाला प्रयोग क्या था, फिर हाथरॉन प्रयोग क्या थे, फिर उद्योगों में अनुपस्थितिवाद, हवाई जहाज संबंधी अनुप्रयोग क्या था, क्या प्रैक्टिकल था। तो पहले इन पर चर्चा कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या इन प्रयोगों पर ही ज्यादा आती है, तो ये प्रयोग आपको सारे पता रहना चाहिए। आते हैं साथियों, पहले देखते हैं फिलाडेल्फिया कपड़ा मिल प्रयोग। फिलाडेल्फिया कपड़ा मिल प्रयोग। तो साथियों इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि फिलाडेल्फिया जो कपड़ा मिल प्रयोग है, इसमें दिक्कत क्या थी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मजदूरों को खड़ा रहना पड़ता था लंबे समय तक। पहले वाली कपड़े मिलों में धागा जोड़ने की समस्या थी, आप जानते थे कि ऊपर से धागा चलता था, नीचे कोई धागा टूट रहा है तो उसको जोड़ना मजदूरों का मेन काम था। अब ये इस कारण से उन्हें एकदम आंख लगा के देखना पड़ता था और कपड़े को जोड़ना पड़ता था धागे को, इसलिए उनकी टांगों में स्वेलिंग की समस्या आ रही थी। इसलिए मजदूर छोड़ छोड़ के फैक्ट्री को भाग रहे थे। ठीक है, तो मजदूर भाग रहे थे। तो फिर उसी के बाद क्या है कि इसमें रेस्ट पीरियड दिया गया, तो श्रमिकों को रेस्ट पीरियड दिया गया, तो बेसिकली रेस्ट पीरियड के बाद भी, तो रेस्ट पीरियड कुछ समय बाद बंद कर दिया, तो कर्मचारी तो रुकना बंद हो गए थे रेस्ट पीरियड के बाद। लेकिन रेस्ट पीरियड बंद किया तो भी कर्मचारी ने या श्रमिकों को ने छोड़ना नहीं शुरू किया। तो अब उनके दिमाग में आया, अगर रेस्ट पीरियड से रुकते श्रमिक
तो रेस्ट पीरियड तो हमने बंद कर दिया, अब श्रमिक क्यों नहीं भाग रहे इसमें फैक्ट्री छोड़कर? तो उन्होंने एल्टन मेयो को बुलाया, तो एल्टन मेयो ने बताया कि आपने जो रेस्ट पीरियड श्रमिकों को दिया तो उसमें उन्होंने सामाजिक संबंधों की स्थापना कर ली। सामाजिक संबंधों की स्थापना से उनमें कहीं ना कहीं उनकी मानसिक सामाजिक संतुष्टि मिली और उसके कारण से वो रुकना शुरू हो गए। फिर उन्होंने सामाजिक संबंध भी बना लिए। सिंपल है, मान लीजिए किसी मजदूर को तो 2 मिनट के लिए कुछ काम बाहर जाना है, तो अपने साथी से ऐसे 2 मिनट बोलकर, तो इशारा करके क्या कर सकता था, जा सकता था। या उसको बैठना है, थक ज्यादा गया है, तो वो कहता है भाई तुम मेरा जोड़ देना, बाद में 2 मिनट तुम आराम कर लेना। तो इस तरीके से उन्होंने सामाजिक संबंध, फिर वो साथ भी रहने लगे। अब उनका मतलब था फैक्ट्री छोड़ने का मतलब दोस्ती भी खत्म और सारी समस्याएं शुरू, तो अपनी दोस्ती भी छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए कहता है कि सामाजिक संबंधों के कारण उन्हें मानसिक सामाजिक संतुष्टि मिलती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो कपड़ा मिल के जो श्रमिक है वो फैक्ट्री या इस मिल को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, इसलिए वो हमेशा स्थायी रूप से बने हुए हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला एल्टन मेयो ने। उसके बाद उन्होंने हाथरॉन में प्रयोग किए। हाथरॉन में जो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें प्रयोग किए। अब वो प्रयोग क्या है हम उस पर भी चर्चा करते हैं साथियों। आइए, हाथरॉन प्रयोग। ये हाथरॉन प्रयोग थे जो एल्टन मेयो ने अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किए थे। किस कंपनी में किए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में किए। अब एक बात मैंने अभी आपको बताई, वो बात भी ध्यान रखनी है कि इनका वर्णन किस किताब में मिलता है? विलियम जे डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्क में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना, इनका विवरण किस में मिलता है? विलियम जे डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्क में मिलता है। ये बुक थी विलियम जे डिक्सन की बुक है, इसमें विवरण मिलता है हाथरॉन प्रयोगों का। अब हाथरॉन प्रयोग कितने प्रकार के किए वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ, आप इसमें टेंशन नहीं लेना। 4 प्रयोग मेनली हैं, तो उसमें चारों प्रयोग आपको ध्यान में रहने चाहिए। चलो साथियों, पहला है व्रत प्रकाश का प्रयोग, इल्यूमिनेशन। व्रत प्रकाश प्रयोग या इल्यूमिनेशन टेस्ट। इसको कुछ किताबों में चकमक प्रयोग भी कह देते हैं। अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये कब का है ये भी ध्यान रखना है, 1924 से 1927 के बीच में किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, 24 से 27 के बीच में किया गया था। उसके बाद है रिले असेंबली टेस्ट। कौन सा है? रिले असेंबली टेस्ट, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा जो टेस्ट है वो है साक्षात्कार प्रयोग। कौन सा है? साक्षात्कार प्रयोग। इंटरव्यू प्रयोग, साक्षात्कार का मतलब क्या है? इंटरव्यू प्रयोग। चौथा है जो बैक वायरिंग प्रयोग। कौन सा है? बैक वायरिंग। ये 4 प्रयोग हाथरॉन में किए गए थे। थोड़ा सा समझने की जरूरत है साथियों, कुछ भी नहीं है, आप इजी वे में समझ जाएंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अद्भुत तरीके से कोई बताएगा नहीं। पब्लिक एड के टीचर भी बहुत देखे होंगे, पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक अद्भुत नजरिए से बता रहा हूँ, बहुत सरलता के साथ। लेकिन बस आप बने रहिएगा वीडियो में, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। व्रत प्रकाश जो चकमक प्रयोग है 24 से 27 के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। रिले असेंबली जो टेस्ट है ये 27 का ही है, इसका सन भी थोड़ा पूछा जाता है मित्रों। साक्षात प्रयोग 28 का है। कब का है? 28 का। ये 31-32 का है, ये 31-32 का है। चलिए, ये भी आपको ध्यान रह गया, बहुत अच्छी बात है। ये 28 का है, ये 27 का है, ये 24 से 27 का है। तो ये भी आपको ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन चारों को हम ब्रैकेट में बांध देते हैं ताकि आपको टेंशन नहीं हो, आप अलग अलग कर पाए। ठीक है साथियों, आइए कर देते हैं चारों को बॉक्स बंद। अब इन चारों पर हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम व्रत प्रकाश चकमक प्रयोग की बात करते हैं साथियों। कहानी है, कहानी को कहानी के तरीके से लीजिएगा।
इसमें क्या है कि सिंपल एक 6 महिलाओं का ग्रुप था जो पहले कम रोशनी वाले भाग में काम कर रहे थे। तो अलग-अलग काम कर रहे थे कम रोशनी वाले। फिर उन चारों को 6 को सामूहिक रूप से एक टेबल पे बिठाकर उन्हें अधिक रोशनी वाले स्थान में लिया गया और देखा कि उन्होंने उत्पादन कार्य ज़्यादा किया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस कम रोशनी वाले स्थान पर 6 को एक साथ ही ले जाके टेबल पे साथ बिठाकर कम रोशनी वाले स्थान पर काम कराया गया। देखा कि उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। तो इससे प्रबंधन के दिमाग में आया ये काम जो उत्पादन में वृद्धि हुई है, ये रोशनी के कारण तो हुई नहीं है। किस कारण से हुई है? अब इसको जानने के लिए उन्होंने एल्टन मेयो को बुलाया। तो एल्टन मेयो ने जी ने बताया कि जो ये 6 महिलाओं को आपने एक साथ एक टेबल पे बिठाया था, तो इनमें सामाजिक संबंध स्थापित हो गया, जिससे सामाजिक संबंध के कारण उन्हें मानसिक संतुष्टि मिली। मानसिक संतुष्टि से उन्होंने एक दूसरे से बहुत सीखा और हंसकर काम किया, क्योंकि कोई भी हम काम सरलता के साथ मन से करते हैं, स्वभावतः करते हैं, वो काम अच्छा बनता है। लेकिन जो तनाव में काम करेंगे वो अच्छा नहीं बनता। तो सामाजिक संबंध के कारण उन्हें मानसिक संतुष्टि मिली और मानसिक संतुष्टि के कारण इन्हें उत्पादन में वृद्धि दिखाई दी। इसमें रोशनी का प्रभाव ना होकर सामाजिक मानसिक संतुष्टि का प्रभाव है। ये बात एल्टन मेयो ने बेसिकली बताई। इसे ही नाम दिया जाता है वृत्त प्रकाश का प्रयोग या चकमक प्रयोग। कि लाइट से उत्पादन नहीं वृद्धि हुआ है, वृद्धि किससे हुई है? सामाजिक संबंधों से हुई है। तो ये मैंने निष्कर्ष निकाला। दूसरा टेस्ट उन्होंने किया रिले असेंबली टेस्ट। रिले असेंबली टेस्ट क्या है मैं ये भी बता देता हूं। इसमें बेसिकली उन्होंने आर्थिक कारक और पर्यावरण कारक का प्रभाव का अध्ययन किया कि भाई उत्पादन पर या श्रमिकों पर, संगठन पर आर्थिक कारक और पर्यावरणीय कारक का क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारक का मतलब है आप पैसे से मोटिवेट करना, ज्यादा तनख्वाह देना, ये देना। और पर्यावरण कारक का है तापमान क्या है, किस प्रकार का है वातावरण, ऑफिस में गर्मी ज्यादा है या तापमान बिल्कुल अनुकूल है, इन चीजों का। तो एल्टन में उन निष्कर्ष से निकाल के बताया कि पर्यावरण कारक का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है उत्पादन कार्य पर, लेकिन आर्थिक कारक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक कारक का प्रभाव यानी कि नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण कारक का कुछ प्रभाव पड़ता है लेकिन आर्थिक कारक का नहीं। तो आर्थिक कारक हमेशा मोटिवेट नहीं करता। ये बेसिकली हाथरन प्रयोग में रिले असेंबली टेस्ट में एल्टन मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि पैसे से दुनिया नहीं चलती है, पैसे से कोई मोटिवेट भी नहीं होता है, अभिप्रेरित काम करने के लिए नहीं होता है। तीसरा उन्होंने जो प्रयोग किया वो साक्षात्कार प्रयोग था, इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट था। अब इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। साक्षात प्रयोग में उन्होंने क्या देखा? इस प्रयोग में उन्होंने कि बेसिकली श्रमिकों को प्रबंधक की आलोचना का अधिकार दिया और प्रबंधन की आलोचना के बाद देखा उन्होंने कि उत्पादन कार्य में वृद्धि हुई है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में वृद्धि क्यों हुई है। तो उन्होंने अध्ययन करने के पश्चात बताया कि इसमें उत्पादन वृद्धि का कारण है कि वास्तव में जब श्रमिक लोग प्रबंधक की आलोचना करते हैं तो उन्हें सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिलती है और इस कारण से कहीं ना कहीं उनके उत्पादन कार्य में तेजी आती है। और वास्तव में अगर आलोचना नहीं देंगे, बहसे काम कराएंगे तो अंदर अंदर घुटन होती रहेगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने एक मूवी भी देखी थी जब वी मेट। जब वी मेट में भी बेसिकली इसी प्रकार का एक सीन हुआ था। तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए, जब जो वहाँ की हीरोइन होती है तो बेसिकली एक फोन करके उसका साथी कहता है, फोन करके अपने जो शत्रु है जिसने आपको धोखा दिया है आप गाली निकालिए। जैसे उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती है, गुस्से में बोलती है, आलोचना करती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार से साक्षात प्रयोग में भी ये कहा गया कि प्रबंधक की आलोचना का अधिकार श्रमिकों के पास होना चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिलती है और सामाजिक मानसिक संतुष्टि से उत्पादन कार्य में तेजी आती है। फिर क्या है बैक वायरिंग प्रयोग उन्होंने किया 31-32 में। तो 31-32 में बैक वायरिंग प्रयोग में वो क्या कहते हैं वो भी थोड़ा आपको सुनना चाहिए साथियों। चौथा प्रयोग है, पहला प्रयोग मैंने कौन सा बताया, वृत्त प्रकाश का प्रयोग, चकमक प्रयोग। ये कब किया था? 24 से 27। दूसरा प्रयोग रिले असेंबली टेस्ट। इसमें किसका प्रभाव का अध्ययन किया? आर्थिक कारक या पर्यावरणीय कारक का। तीसरा प्रयोग कब किया? कि साक्षात प्रयोग था। ये कब किया? 28 में। इसमें किसका अध्ययन किया? प्रबंधन की आलोचना का अधिकार दिया था। और क्या कहा था? आलोचना के अधिकार से क्या मिलता है श्रमिकों को? सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिलती है और सामाजिक मानसिक संतुष्टि से कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होती है। अब चौथा हम प्रयोग देखते हैं बैक वायरिंग प्रयोग। इसको साथियों में अलग से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तो आइए तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बैक वायरिंग प्रयोग। बैक वायरिंग प्रयोग में क्या है, क्या क्या बातें वो कहते हैं, तो वो भी चकमक प्रयोग हाथुरन प्रयोग का ही चौथा है। 31-32 में किया था, हाथुरन प्रयोग ही है।
इसमें बेसिकली वो क्या करते हैं, कहते हैं एल्टन मेयो, तो थोड़ा सा आपको साथियों ध्यान रखना है कि इसमें एल्टन मेयो कहते हैं कि मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, अपने आप कहीं ना कहीं एक्स थ्योरी का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या कहते हैं, मानव मूलतः कैसा प्राणी है, अच्छा प्राणी है। नैतिक प्राणी। मानव को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात एक्स थ्योरी का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मानव के लिए क्या करना चाहिए, मानव सामाजिक संबंधों के माध्यम से स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वनियमित हो जाता है, स्वनियंत्रित हो जाता है। ये बेसिकली कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भाई एक्स थ्योरी का यूज करने की जरूरत नहीं है मानव को नियंत्रित करने के लिए। मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, नैतिक प्राणी है, इसलिए हमें वाई सिद्धांत का अपनाना चाहिए। अभिप्रेरणा, सहयोग, संचार पर बल देना चाहिए। और क्योंकि वो सामाजिक संबंधों से सारे अपने आप स्वनियंत्रित, स्वनियमित हो जाएगा। कैसे, तो वो बताते भी हैं, कुछ शब्दावली का प्रयोग भी करते हैं। कहते हैं कि जैसे मानव क्या करता है, जो अधिक काम करता है उसको बूस्टर कहता है। भाई बूस्टर किसको कहते हैं, अधिक काम करने वाले को बूस्टर। जो अधिक काम करेगा उसको क्या कहते हैं, बूस्टर। और जो कम काम करेगा उसको चेसलर। और एक और होता है चुगलीखोर, तो चुगली करने का काम करता है, स्क्वेलर। ये बस प्रबंधक के पास चुगली करने में विश्वास रखता है। तो कहते हैं इस प्रकार की शब्दावलियों के माध्यम से वो स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो जाते हैं। उनके लिए एक्स थ्योरी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बेसिकली एटन मेयो कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि बैकवायरिंग प्रयोग में 31-32 के में कि मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, इसके लिए एक्स सिद्धांत उपयोगी नहीं है, उसके नियंत्रण की नीति, पदसोपान की नीति की आवश्यकता नहीं है, डराने की आवश्यकता नहीं है। हमें वाई सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना चाहिए क्योंकि मानव अच्छा प्राणी है। वो सामाजिक संबंधों से स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो जाता है। जैसे उन्होंने बताया भी कि जो ज्यादा काम करते हैं उनको बूस्टर कहा जाता है, जो कम काम करते हैं उनको ऐसी शब्दावलियों में चेसलर कह देते हैं, जो चुगली करने का काम कहते हैं स्क्वेलर कहते हैं। अब वास्तव में सब आदमी बूस्टर ही बनना चाहेंगे, कोई चेसलर या स्क्वेलर नहीं बनना चाहेगा। बस इन्हीं शब्दावलियों के वैसे व्यक्ति अपने आप काम करते रहेंगे। स्वयं मनुष्य अपने आप को सामाजिक संबंधों द्वारा स्वनियमित, स्वनियंत्रित कर लेगा। तो ये बेसिकली बैकवायरिंग प्रयोग में ऐसा वो कहते हैं एल्टन मेयो। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। अब साथियों इसके बाद जो अगला प्रयोग उन्होंने किया उद्योगों में अनुपस्थितिवाद, 43 का प्रयोग है। तो वो एक ईयर कंपनी थी, तो उसमें बेसिकली उद्योगों में अनुपस्थितिवाद। ये भी एक हवाई जहाज से निर्माण से संबंधित, उत्पादों से संबंधित एक कंपनी थी। इसमें भी श्रमिकों को छोड़ने की समस्या थी। जब उन्हें रेस्ट पीरियड दिया गया तो सामाजिक संबंध बन गए। तो इसमें भी उन्होंने बताया कि सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप कहीं ना कहीं जो है उद्योग में श्रमिकों का बने रहना निश्चित होता है। तो इसके माध्यम से भी उन्होंने कहा सामाजिक मानसिक संतुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
तो ये सारे प्रयोग एल्टन मेयो ने किए, तो ये प्रयोग आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब साथियों, पहले हम उनके मानव संबंध की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम उनके साथियों की भी चर्चा करते हैं। कौन-कौन साथी थे? ये तो मैंने प्रयोग बता दिए कि एल्टन मेयो के साथियों को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। एल्टन मेयो के साथी, तो इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। एल्टन मेयो के साथी कौन-कौन हैं? देखो मित्रों, कि मेनली 4 साथियों का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। पहला है जॉर्ज पिनाक, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन बार-बार आता है। जॉर्ज पिनाक। दूसरे जो साथी थे वो भी आपको ध्यान रखना है। रोथलिसबर्गर। क्या नाम था? रोथलिसबर्गर। रोथलिसबर्गर। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर एलजे हेंडरसन, ये भी ध्यान रहना चाहिए, एलजे हेंडरसन। और साथ में साथियों एक थोड़ा और नाम है, लिली लिथबर्सबर्ग, टीएन व्हाइट हार्ट। क्या नाम है? टीएन व्हाइट हार्ट, व्हाइट हेड। तो ये आपको चारों साथी अगर ध्यान रहेंगे तो आप आसानी के साथ सारे काम कर लेंगे। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों ये याद रखेंगे तो आप अच्छे से इसको कर भी लेंगे। अब साथियों हम आगे चलते हैं कि बेसिकली ये सारी बातें मैं आपको पहले एक बार पीपीटी के माध्यम समझा देता हूँ। फिर हम बेसिकली मूल विशेषताएं भी पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रयोग के आधार पर ही विशेषताएं निकाली हैं उन्होंने मानव संबंध सिद्धांत की। क्योंकि प्रयोग समझ आ गए, साथी समझ आ गए तो आपका क्वेश्चन होने लग जाएगा। तो हम चलते हैं साथियों एक बार पीपीटी पर। आइए, एल्टन मेयो 1880 से 49 में इन्होंने बेसिकली जीवन काल रहा। तो इनका मानवीय संबंध सिद्धांत क्या है? एल्टन मेयो एक नवशास्त्रीय विचारक हैं जिसे मानव संबंध सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था लेकिन कर्म भूमि अमेरिका थी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? डेमोक्रेसी एंड सोशल फ्रीडम, द ह्यूमन प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द सोशल प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये मैंने चारों किताबें आपको लिख के बताई, अब मैंने पीपीटी के माध्यम से साथियों बता दी। अब इसमें नोट में क्या ध्यान रखना है कि वास्तव में इन्होंने जो हाथरॉन प्रयोग किए थे उसमें उसका विवरण किसमें मिलता है? विलियम जे डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्क में मिलता है, मैनेजमेंट वर्क में। तो ये ध्यान रखना, ये हाथरॉन प्रयोग का वर्णन विलियम जे डिक्सन की पुस्तक है मैनेजमेंट एंड वर्क या मैनेजमेंट वर्क, तो इस किताब में मिलता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, स्मरण रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रहना चाहिए। आगे चलें साथियों, एल्टन मेयो के साथी क्या क्या हैं मैंने आपको अभी बताया। जॉर्ज पिनाक, रोथल्सबर्गर, एलजे हेंडरसन, टीएन व्हाइट हार्ट, ये मैंने बताया। तो यहाँ से भी वीएमपी क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए साथियों, क्योंकि बिना याद रहे आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इतना आपको याद रहना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों कि एल्टन मेयो के प्रयोग क्या हैं। एल्टन मेयो ने अपने प्रयोगों को क्लिनिकल मेथड या डॉक्टर विधि का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्लिनिकल मेथड। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि वो अपने डॉक्टर विधि का नाम देते हैं, क्लिनिकल मेथड का नाम देते हैं। और मेयो ने निम्न प्रयोग किए। पहला मैंने बताया फिलाडेल्फिया प्रयोग। इस प्रयोग में उसने फिलाडेल्फिया की कपड़ा मिलों का अध्ययन किया, जिसमें मजदूरों के छोड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, क्योंकि खड़ा रहने के कारण उनके मजदूरों के पैरों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। जब प्रबंधक ने मिल को रेस्ट पीरियड प्रारंभ किया तो श्रमिकों ने छोड़ने की प्रवृत्ति कम हुई, परंतु रेस्ट पीरियड समाप्त होने के बाद भी श्रमिकों का मिल में बने रहना एक रहस्यमय प्रसंग बन गया। भाई रेस्ट पीरियड तो बंद कर दिया, अब क्यों नहीं जा रहे? इस आधार पर एल्टन मेयो ने अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि रेस्ट पीरियड से श्रमिकों में सामाजिक संबंध बन गए हैं। सामाजिक संबंधों से उन्हें सामाजिक मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, जिससे वो उद्योग को नहीं छोड़ रहे हैं। इसे वो फर्स्ट क्लिनिकल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लिनिकल मेथड कौन सा है? फिलाडेल्फिया प्रयोग है। किसका? एल्टन मेयो का। तो ये आप इसको ध्यान में रख लेना। अब चलते हैं साथियों, उनका अगला प्रयोग देखते हैं। हाथरॉन प्रयोग, ये उन्होंने अमेरिका के हाथरॉन नगर की एक वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी उसमें किया था। इन प्रयोगों का वर्णन जो है विलियम जे डिक्सन की पुस्तक मैनेजमेंट एंड वर्क में मिलता है। वो प्रयोग मैंने बताए थे आपको, 4 हैं। पहला प्रयोग है व्रत प्रकाश या चकमक प्रयोग भी कहते हैं, इल्यूमिनेशन या व्रत प्रकाश चकमक प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत प्रबंधन ने 6 लड़कियों के समूह को कम रोशनी के स्थान पर अधिक रोशनी वाले क्षेत्र में काम करने के लिए कहा। इस परिवर्तन में पाया कि प्रति इकाई उत्पादन अधिक हुआ है। उन्हें वापस कम स्थान वाले रोशनी में ले गया, देखा कि उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। इसके बाद
मेयो को अध्ययन के लिए बुलाया गया। इसका प्रमुख कारण था उस समूह में मेयो ने अध्ययन कर क्या बताया कि उस समूह में 6 लड़कियों के ग्रुप में सामाजिक संबंधों का विकास हो गया, जिससे उनको सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिल रही है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि हुई है, लाइट के कारण नहीं हुई है। ये एल्टन मोहद्दे ने बताया। एल्टन मेयो ने ये प्रयोग 1924 से 27 के मध्य किया। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि संगठन में सामाजिक संतुष्टि पर बल देने के कारण उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि। तो ये छोटी सी बातें हैं, तो उन्होंने बताया कि संगठन में सबसे ज्यादा ध्यान सामाजिक मानसिक संतुष्टि पर दिया जाए अगर आपको उत्पादन में वृद्धि करवानी है। फिर है दूसरा रिले असेंबली टेस्ट 1927। इसमें जांच अध्ययन कर इस प्रयोग में मेयो ने पर्यावरण व आर्थिक तत्वों के कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण का प्रभाव तो कुछ हद तक संगठन पर पड़ता है, परंतु आर्थिक तत्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार मेयो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कारक के प्रभाव को नकार देता है। ये कहता है पर्यावरण का, यानी कि टेम्परेचर का, जलवायु का, इसका प्रभाव पड़ सकता है पर्यावरण पर। भाई एसी लगा है, नहीं लगा, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन आर्थिक तत्व का, वेतनमान वृद्धि का या उसको ऐसे प्रेरित करने का कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बेसिकली एल्टन मेयो निष्कर्ष निकालते हैं। आगे चलते हैं साथियों। इन्होंने अगला प्रयोग किया, साक्षात्कार अध्ययन था 1928 में, जो इंटरव्यू स्टडी थी। उसमें उन्होंने क्या किया कि श्रमिकों को प्रबंधन की आलोचना करने का अधिकार दिया और ये देखा कि आलोचना अधिकार के बाद कि बेसिकली उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलती है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाल कर बताया कि इससे श्रमिकों को कहीं ना कहीं गुस्सा, जब क्रोध करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, तो उन्हें इससे सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? सामाजिक मानसिक संतुष्टि। तो इसलिए कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होती है। इसलिए बेसिकली श्रमिकों को कहीं ना कहीं आलोचना का अधिकार देना चाहिए, तो आलोचना का अधिकार होना भी चाहिए। तो उससे क्या है, बेटर काम निकलते हैं। फिर है बैक वायरिंग प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, थोड़ा समझने के लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। इस प्रयोग के माध्यम से एल्टन मेयो क्या कहता है कि मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, इसलिए एक सिद्धांत के नियमों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हमें आदेश, निर्देश व नियंत्रण के नियमों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मानव खुद ही सामाजिक संबंधों द्वारा स्वयं नियमित और नियंत्रित हो जाता है। जैसे वो अधिक काम करने वाले को बूस्टर कहता है, कम काम करने वाले को चेस्लर कहता है और चुगली करने वाले को स्क्विलर कहता है। तो ऐसे संबंधों द्वारा वो स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो जाता है। इसलिए एक्स थ्योरी ना अपनाएं, आप वाई थ्योरी से संगठन को चलने दें, तो आपके संगठन में कार्य उत्पादन अधिक होगा। इसलिए साथियों आपसे भी निवेदन है कि आप भी उसी के अनुरूप, वाई थ्योरी के अनुरूप किसी भी संगठन में कार्य करें। जब आप उच्च पद पर पहुंच जाएं, चाहे प्रिंसिपल बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, या आप कॉलेज के प्रिंसिपल बने या स्कूल के बने, तो उस समय आपको वाई थ्योरी नीति अपनानी चाहिए, ना कि एक्स थ्योरी। उससे क्या है, उत्पादन कार्य अधिक होता है। ये बात कहीं ना कहीं कहना चाह रहे एल्टन मेयो। तो इसको प्रयोग को आप भी करके देखिएगा। आगे चलते हैं, उद्योगों में अनुपस्थितिवाद। 1943 में हवाई संबंधी उद्योगों में रेस्ट पीरियड के प्रभाव को देखा गया। तो एल्टन मेयो ने निष्कर्ष निकाला कि रेस्ट पीरियड से सामाजिक संबंधों का विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए वो उद्योगों को छोड़कर नहीं जा रहे। तो ये एल्टन मेयो ने बेसिकली सारे प्रयोग किए। अब ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो अपने इन प्रयोगों के आधार पर एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं भी बताते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो वास्तव में एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। पहला है मित्रों, संगठन की तुलना में व्यक्तित्व महत्व। कि उन्होंने संगठन की तुलना में व्यक्ति को महत्व दिया, क्योंकि व्यक्ति पर आधारित कार्य करना चाहिए, संगठन के नियमों को नहीं। आप उसमें जो काम कर रहे हैं, श्रमिक हैं, उनकी सामाजिक मानसिक संतुष्टि पर ध्यान दें, ऐसा कहते हैं बेसिकली। दूसरा वो कहते हैं कि मानव मूलतः अच्छा प्राणी है, तो मानव को नैतिक प्राणी मानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वह स्वनियमित, स्वनियंत्रित हो सकता है। वह स्वनियमित
और स्वयं नियंत्रित हो सकता है। तो फिर नियंत्रण की जरूरत क्या है? ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा क्या है, कहीं न कहीं वो टेलर के सिद्धांत जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है, वो रिकार्डो की जो रेबल थ्योरी है, उनकी भी आलोचना करते हैं। इसके माध्यम से वो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि आर्थिक मानव और रिकार्डो की रेबल थ्योरी। रिकार्डो एक अर्थशास्त्री थे जो उदारवाद की बातें करते हैं, भौतिकता की बातें करते हैं, कि रेबल थ्योरी की आलोचना करते हैं। कहते हैं आर्थिक तत्वों से संतुष्टि नहीं मिलती है। और सामाजिक मानव की संकल्पना देते हैं, आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक मानव। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक संबंधों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि आर्थिक कारक कहीं ना कहीं कहते हैं प्रोत्साहित करते हैं। तो ये सामाजिक मानव की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फिर तीसरा देखते हैं साथियों, तो वो सहभागी प्रबंधन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सहभागी प्रबंधन। तो सहभागिता की बात करते हैं कि सहभागिता रहनी चाहिए प्रबंधन में, तो ये भी बातें वो करते हैं। फिर वो सामाजिक मानसिक संतुष्टि पर ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा संगठन में महत्वपूर्ण है सामाजिक व मानसिक संतुष्टि। और यह कैसे मिलेगी? सामाजिक संबंधों से। तो इसलिए कहता है कि वास्तव में सामाजिक संबंधों पर, तो कहते हैं कि हर प्रकार के सामाजिक संबंध संगठन में होने चाहिए। श्रमिक श्रमिक के बीच में भी होने चाहिए और श्रमिक और प्रबंधक के बीच में भी सामाजिक संबंध होने चाहिए। जितना ज्यादा सामाजिक संबंध रहेंगे उतना कहीं ना कहीं विकास भी ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये आर्थिक मानव के स्थान पर सामाजिक संतुष्टि को ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, आर्थिक संतुष्टि के स्थान पर। और कहीं ना कहीं अपने जो मानवीय संबंध सिद्धांत है उसमें क्या कहते हैं, सामाजिक मानसिक संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है, वो सामाजिक संबंधों से आती है। इसलिए संगठन में हमें उत्पादन कार्य में वृद्धि करनी है, अपने संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाना है। तो आप जितने भी श्रमिक हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ सामाजिक संबंध बनाएं और उनमें भी आपस में सामाजिक संबंध बनने दें, तो उससे विकास होता है। दूरियां ना बनाएं। आर्थिक तत्व से प्रगति नहीं होती है, सामाजिक संबंधों से प्रगति होती है, उसी से सामाजिक मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो ये बातें कहीं ना कहीं वो कहते हैं अपने सिद्धांत में। लेकिन मित्रों, इस सिद्धांत की आलोचना करने वाले भी लोग बहुत अधिक हैं, तो बहुत सारे इसकी आलोचना भी करते हैं या इसकी कमियां ढूंढते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी कमियों में आलोचना कौन कौन करते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले मैं सिंपल बोर्ड के माध्यम से बता देता हूँ। फिर इसमें एक तो बेसिकली हर्बर्ट साइमन भी कहते हैं। हर्बर्ट साइमन, आपको ध्यान है, वो कहते हैं कि किसी भी संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं तो दोनों चीजों के आधार पर लिए जाते हैं। एक तो तथ्य के आधार पर और साथ में मूल्य के आधार पर। तो मूल्य का मतलब नैतिकता के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो कहते हैं दोनों चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट साइमन ने दोनों को माना था, लेकिन एल्टन मैन ने किसको माना? खाली सामाजिक संबंधों को ज्यादा बल दिया। तो कहते तथ्य की अवहेलना करते हैं। फिर उसके बाद जो लिंडब्लोम जैसे विद्वान हैं, ड्रोर जैसे विद्वान हैं, लिंडब्लोम, ड्रोर, एंटीजुएनी, ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक तत्वों को महत्वपूर्ण मान देते हैं। ये भी कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व वाला तथ्य जो है टेलरवाद को स्वीकार करना चाहिए, टेलरवाद का भी महत्व है। तो लिंडब्लोम, ड्रोर, एंटीजोनी, ये दोबारा से लिख देता हूँ आपको दिखने में दिक्कत आ रही हो। लिंडब्लोम, ड्रोर, एंटीजोनी, ये भी टेलरवाद के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहते भी हैं कि हमें आर्थिक तत्वों का महत्व भी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये तो आलोचना है, लेकिन इस आलोचनाओं के बावजूद भी बहुत सारे विद्वान महत्व देते हैं। और आज भी व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आज जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में भी कहा जाता है बिजनेस विद ह्यूमन टच।
आपने अगर गुरु मूवी देखी हो चाहे अभिषेक बच्चन वाली, तो उसमें भी बेसिकली कहा गया है कि हमें मानवीय भावनाओं के साथ बिजनेस करना चाहिए। तो आप कोई भी उत्पाद आता है तो उसमें मानवीय भावनाओं का समावेश रहता है, ह्यूमन रिलेशन का, तो सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के माध्यम से ऐड किया जाता है। तो आइडिया की जैसे चाहे सिम बेचें, चाहे आप एयरटेल की सिम बेचें, तो उसमें कहीं न कहीं मानवीय भावनाओं का पुट हर क्षेत्र के हिसाब से डाल दिया जाता है। तो एल्टन मेयो इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं आज भी, जो बात किसकी करते हैं, बिजनेस विद ह्यूमन टच। तो ह्यूमन मानवीय भावना के साथ बिजनेस करें तो आपका बिजनेस बेहतर चलेगा। एसबीआई का भी ऐड आता है कि हम खाली बैंक ही नहीं चलाते, संबंध भी स्थापित करते हैं, तो वही चीज ये बिजनेस विद ह्यूमन टच। इसी प्रकार से देखा जाए तो अन्य विद्वान जो हैं कि अब्राहम मैस्लो ने अपने आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत में आत्मसंतुष्टि, सामाजिक संबंधों को महत्वपूर्ण माना, और हर्जबर्ग ने भी अपने द्विघटक के सिद्धांत में कहीं ना कहीं ये कहा कि जो वायु वाले तत्व हैं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मानवीय संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी ऐसे विचार व्यक्त कर देते हैं। अब मैं ये सारी बातें आपको पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूंगा साथियों। तो आइए, मयो के मानव सिद्धांत सिद्धांत के मूल तत्व क्या है, विशेषताएं क्या हैं। पहला, ये व्यक्ति पर ज्यादा बल देते हैं। कहते हैं हमें संगठन के नियमों के स्थान पर व्यक्ति पर, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके हितों के अनुरूप कार्य करना चाहिए, ज्यादा बेस्ट है, और उनकी सामाजिक मानसिक संतुष्टि को अपनाना चाहिए। फिर वो कहते हैं आर्थिक तत्व के स्थान पर सामाजिक मानसिक संतुष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, आर्थिक मानव सिद्धांत और रिकार्डो की रेबल प्रक्रिया पर प्रहार किया। रेबल प्रक्रिया के अनुसार भी व्यक्ति स्वार्थ के लिए कार्य करता है, और यानी कि धन के लिए कार्य करता है, आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है। ये टेलर और ये तो यही कहते हैं, लेकिन अल्टन में वो कहता है नहीं, सब पैसे के लिए काम नहीं होता है, सामाजिक संबंधों के लिए भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सामाजिक संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं बजाय आर्थिक तत्व के। ऐसा बेसिकली एल्टन में वो निष्कर्ष निकालते हैं। आगे देखते हैं साथी विशेषता, वो अनौपचारिक संबंधों पर विशेष बल देते हैं। कहते हैं कि औपचारिक संबंधों से ज्यादा अनौपचारिक संबंध ज्यादा संगठन को मजबूत करते हैं, इसलिए हमें अनौपचारिक संबंध स्थापित करने चाहिए। आगे वो सहभागी प्रबंधन पर भी बल देते हैं। कहते संगठन में श्रमिकों की जितनी सहभागिता रहेगी, कर्मचारियों की सहभागिता रहेगी, उससे संगठन में मजबूती आती है। फिर बेसिकली सामाजिक संतुष्टि के साथ साथ वो मानसिक संतुष्टि को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि मानसिक संतुष्टि सामाजिक संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। एल्टन मयो के उपयुक्त मानवीय संबंध के कारण प्रथम व्यवहारवादी की संज्ञा लोक प्रशासन में दी जाती है। उन्हें प्रथम व्यवहारवादी भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंध पर पहला बल दिया गया था। आगे साथियों देखते हैं कि उनकी आलोचना कौन करते हैं। आलोचना में देखते हैं तो हर्बर्ट साइमन ने भी कहा था कि मानवीय संबंधों से संगठन में निर्णय नहीं ली जाते, इसमें तथ्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ड्रोर एंटीजोनी जैसे आधुनिक विद्वान भी टिलरवाद पर अधिक बल देते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण युग में भी देखें तो आर्थिक तत्व का ज्यादा महत्व है, इसलिए सामाजिक संबंधों की बात ज्यादा नहीं होती है। आज पैसे को ही महत्व दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज ज्यादा ध्यान किस पर दिया जाता है, पैसे पर। अब साथियों क्या है, इसका महत्व क्या है, कितनी आलोचनाएं कर रही हैं। सबसे बड़ा महत्व मैंने बताया कि आज भी चाहे कितना भी वैश्वीकरण क्यों ना आ जाए, सामाजिक संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंधों से संगठन में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण में भी कहते हैं आज बिजनेस विद ह्यूमन टच। अगर संगठन को मजबूत बनाना है तो आपको मानवीय भावनाओं के अनुरूप कार्य करना है। अगर कोई टीचर भी कहीं पढ़ाता है दूसरे क्षेत्र में, अगर उसी लैंग्वेज में बोलता है तो बच्चे ज्यादा जुड़ते हैं। ऐसे सिंपल सा है कि किसी भी संगठन में अगर कर्मचारियों के साथ सामाजिक संबंध बनाएंगे, मानवीय भावनाओं के साथ काम करेंगे, चाहे उत्पादक के साथ, उपभोक्ता के साथ या अपने ग्राहक के साथ, तो आपका बिजनेस का विस्तार होगा। तो सिंपल है, एसबीआई का एड भी आपने देखा होगा, उसमें क्या कहा जाता है, हम सिर्फ बैंक नहीं चलाते, संबंध भी स्थापित करते हैं। अब संबंधों में स्थिरता रहती है, वो अधिक प्रगति करता है, और उसमें प्रगति भी आगे अधिक देखने को मिलती है। आगे साथियों देखते हैं थोड़ा सा कि बेसिकली बिजनेस विद ह्यूमन टच, मानवीय भावनाओं के साथ व्यापार करेंगे तो ज्यादा चलेगा। फिर अब्राहम मैस्लो भी बेसिकली क्या है, अपना आवश्यकता सोपान का सिद्धांत देते हैं, और उसमें 5 तत्व बताते हैं। उसमें 5 आवश्यकताएं बताते हैं मानव की। पहली शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरी सामाजिक आवश्यकता, चौथी महत्वाकांक्षा आवश्यकता, पांचवी आत्मसंतुष्टि वाली आवश्यकता। तो देखा जाए वो भी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को नीचे पायदान पर रखते हैं।
और सामाजिक महत्वाकांक्षा और आत्मसंतुष्टि वाली आवश्यकताओं को वो ऊंचे पायदान पर रखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कहीं ना कहीं सामाजिक जो मानसिक संतुष्टि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है बजाय आर्थिक संतुष्टि के। तो अब्राहम मैस्लो भी अपने आवश्यकता पर सोपान के सिद्धांत के माध्यम से यही निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करते हैं अपने आवश्यकता पर सोपान सिद्धांत में। तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं जो बातें एल्टन मेयो ने कही, कहीं ना कहीं वही बातें अब्राहम मैस्लो भी अपने आवश्यकता पर सोपान सिद्धांत में कहते हैं। अगला थिंकर देखते हैं हर्जबर्ग, जिन्होंने दो द्विघटक सिद्धांत दिया था संगठन के संदर्भ में। द्विघटक सिद्धांत दिया था, बाइफैक्टर थ्योरी दी थी, द्विघटक सिद्धांत। इसमें कहा कि वास्तव में देखा जाए संगठन में दो प्रकार के घटक रहते हैं, एक हाइजीन घटक, आरोग्य घटक, दूसरा मोटिवेशन घटक। इसमें तो बेसिकली शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लिया था उसने, और इसमें अभिप्रेरक जो आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकताएं, उनको लिया था। ठीक है ना, संतुष्टि वाली आवश्यकताएं, इनको लिया था। तो वो कहते हैं कि बेसिकली कि ज्यादा महत्वपूर्ण मोटिवेशन वाला घटक है। संगठन में प्रगति इससे नहीं होती है। जैसे सिंपल है, कोचिंग में आप एसी लगा दें, अच्छे से रिसेप्शन बना दें, लाइट चमका दें, पानी की व्यवस्था बेटर कर दें, इससे कहीं ना कहीं कोई भी संगठन में प्रगति नहीं होती, बच्चे में संतुष्टि नहीं जाती, जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसमें संतुष्टि नहीं जाती। संतुष्टि तब जाती है जब टीचर उसको अच्छे से पढ़ाता है, उससे प्यार से बात करता है, तो उससे संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। तो ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि हमें अभिप्रेरक घटक और आत्मसंतुष्टि वाले घटक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी संगठन में प्रगति होगी। यही बातें लगभग एल्टन मेयो ने भी कही है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो एल्टन मेयो सामाजिक मानसिक संतुष्टि की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पर सोपान सिद्धांत में और हर्जबर्ग के घटक सिद्धांत में भी कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है, महत्व है। उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं मान्यता दी गई है। तो इससे पता चलता है कि एल्टन मेयो आज भी प्रासंगिक हैं, चाहे वैश्वीकरण का युग कितना भी आ जाए, सामाजिक संबंध संगठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको आज एल्टन मेयो बताया। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इस वीडियो में आपसे अब विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।